हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर पॉलीफेज जो हमने पढ़ा था 3 फेज 2 फेज के बारे में, तो हमने इसके बारे में संतुलित लोड, असंतुलित लोड, न्यूट्रल, फेज ये सब पढ़ लिया। उसके बाद वाटमीटर विधियां भी पढ़ ली 1 2 3, ठीक है ना। तो अब बच्चों हम उसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे। जितनी भी मैंने आपको पहले इसके 3 लेक्चर करवाए हैं, आज हम उसका सार निकालेंगे। तो बच्चों आप भी जुड़ जाइए जल्दी से, और आई होप कि आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा, तो आज क्वेश्चन में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन की, न्यूट्रल बिंदु होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूट्रल पॉइंट जो होता है वो सिर्फ स्टार कनेक्शन में होता है। तो ना तो न्यूट्रल में होगा और ना या स्टार या न्यूट्रल भी कह सकते हो, ओनली स्टार के अंदर। तो मैं कह सकता हूं कि डेल्टा संयोजन में होता है क्या? नहीं होता। स्टार संयोजन में बिल्कुल होता है, ना श्रेणी समांतर, तो इनमें से कोई नहीं भी नहीं आएगा। तो आंसर मेरा होगा स्टार संयोजन, मतलब स्टार कनेक्शन में। तो स्टार कनेक्शन में केवल न्यूट्रल पॉइंट होता है। किसमें होता है? स्टार कनेक्शन में। तो बच्चों डेल्टा में मत कर देना, सिर्फ स्टार में होता है। और ना आप सी करोगे श्रेणी समांतर, तो ओनली करोगे स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार या डेल्टा समायोजन में संतुलित लोड के लिए पावर खपत है। तो बच्चों स्टार या डेल्टा दोनों के अंदर पूछ रहा है, तो संतुलित लोड के लिए पावर खपत है। तो मैं आपको बता देता हूं, या तो पावर आपकी होती है बच्चों वीपीएच 3 वीपी आईपी कोस फाई, समझ रहे हो बात को? या तो आपका ये होगा, और या फिर क्या होता है, अगर मैं लाइन के अंदर केस करता हूं तो वो अलग चीज बन जाती है। परंतु यहां पर पावर खपत पूछी है किसके अंदर? स्टार या डेल्टा में, तो दोनों में यही होगी। तो 3 वीपी आईपी कोस फाई 3 फेज के लिए, सिंगल फेज के लिए वीपी आईपी कोस फाई। तो ये कौन सा हो जाएगा? 3 वीपी आईपी कोस फाई, मतलब सी भाग, ठीक है ना। नेक्स्ट, डेल्टा समायोजित प्रणाली में विकसित पावर है। तो डेल्टा के अंदर जो विकसित पावर होती है वो कौन सी होती है? विकसित। देखिए बच्चों, जैसे अपना क्या होता है कि P बराबर 3 वीपी आईपी कोस फाई, ये होता है ना। बट एक बात बताइए, ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि स्टार या डेल्टा दोनों के लिए यही होती है, P बराबर 3 वीपी आईपी कोस फाई। बट यहां पर मैंने ये तो लिख लिया। अब डेल्टा के अंदर क्या होता है? तो डेल्टा में आप कहते हो कि सर डेल्टा के अंदर IL बराबर होता है √3 IPH, ये होता है ना √3 IP, क्योंकि डेल्टा संयोजन के अंदर आपका वोल्टेज VL VP के बराबर होता है। तो यहां से मैं अगर IP निकालूं तो लिख सकता हूं IL बटा √3, और IL बटा √3 है तो IP की वैल्यू इसके अंदर पुट करिए। तो यहां से बच्चों क्या निकल के आएगा? देखिए P बराबर 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3 इंटू, ये √3 इंटू √3 क्यों लिखा है? क्योंकि √3 इसके नीचे है ना। तो VP को मैं लिख सकता हूं VL, क्योंकि VL बराबर VP होता है डेल्टा संयोजन में। और IP की जगह लिख सकता हूं IL बटा √3, और कोस फाई का कोस फाई लिख दिया। तो यहां से जो कट रहा है वो काटिए, एक √3 से एक √3 कट गया। तो मेरे पास जो पावर बन के आई है वो क्या आ गई? P बराबर √3 VL IL कोस फाई। तो ये आपके पास आ गई है विकसित पावर। तो P बराबर √3 VL या EL एक ही बात होती है, IL कोस फाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो बच्चों यहां से आपको यह पता होना चाहिए कि डेल्टा संयोजन के अंदर VL बराबर होता है VP और IL बराबर होता है √3 IP। किसके अंदर? डेल्टा के अंदर। ये दोनों केस पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से IP निकाला तो IL बाय √3 हो गया, और VP की जगह मैंने क्या लिख दिया? VL, क्योंकि VP किसके बराबर होता है? VL के बराबर होता है। तो विकसित पावर क्या आ गई बच्चों? √3
EL IL cos phi। नेक्स्ट, स्टार समायोजित प्रणाली में लाइन वोल्टेज बराबर होती है। बच्चों स्टार कनेक्शन की बात कर रहा है, तो स्टार के अंदर मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। स्टार के अंदर क्या होता है बच्चों, VL बराबर होता है √3 VP के बराबर, और IL जो होता है वो IP के बराबर। अब वो क्या पूछना चाहता है, वोल्टेज का केस है, तो VL जो है लाइन वोल्टेज किसके बराबर है, √3 VP। VP या EP एक ही बात है, तो यहां से मेरा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। तो √3 EP, ठीक है ना बच्चों, E EMF वोल्टेज ही होती है, चाहे आप E भी लिख सकते हो। तो ये √3 EP। तो बच्चों जब हमें पता होगा ना कि स्टार कनेक्शन के अंदर धारा बराबर होती है और वोल्टेज जो होती है लाइन वोल्टेज वो VP का √3 मल्टीप्लाई होता है, तभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा। नेक्स्ट, 2 वाटमीटर विधि में कुल पावर होगी, तो बच्चों W बराबर W1 प्लस W2, ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि 2 वाटमीटर मेथड जो है 2 वाटमीटर मेथड, इसमें टोटल पावर कैसे निकालते हैं, W1 प्लस W2। नेक्स्ट, 2 वाटमीटर विधि में यदि 1 वाटमीटर का पाठ्यांक ऋणात्मक हो तो लोड का शक्ति गुणांक होगा। बच्चों जब हमने टेबल बनाई थी तो लास्ट वाला जब हमने 90 रखा था, है ना, फाई की जगह हमने कोस फाई की जगह हमने क्या रखा था बच्चों, कोस 90। तो कोस 90 जो है उसके अंदर हमने क्या किया था बच्चे, ऋणात्मक। ऋणात्मक क्या कह रहा है कि एक माइनस में आना चाहिए और एक आपकी वैल्यू प्लस। तो मेरा जब 1 वाटमीटर का पाठ्यांक ऋणात्मक आया था तो वहां पर आपका पावर फैक्टर क्या था, तो 0.5 से कम था। क्या था, 0.5 से कम। तो मैं यहां से ना तो अधिक कहूंगा ना अनंत ना 0.8, तो 0.5 से कम ही आएगा बच्चों, ध्यान रखना। 0.5 से अधिक 0.866 कब आता है, जब आपका 1 वाटमीटर दूसरे की डबल रीडिंग करता है। W1 बराबर 2W2, आप वहां पर देख लीजिए। देखो इसमें 4 केस बनते हैं। 0 डिग्री पर मतलब यूनिटी पावर फैक्टर जो है कोस 0 जो होता है 1, यूनिटी पावर फैक्टर पर आपका वाटमीटर होता है W1 बराबर W2। उसके बाद 0.866 पर यह होता है W1 बराबर 2W2। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो 0.5 जो है, तो 0.5 पर बच्चों क्या रीड करता है, 1 वाटमीटर 0 रीड, 1 वाटमीटर तो रीड करेगा और दूसरा क्या करेगा, 0 रीड करेगा। समझ रहे हो बात को, तो 1 वाटमीटर रीड करता है और 1 0 करता है रीड, तो वो आप उस टेबल में देख लीजिए। और 0.5 से कम जब हम 0 पर आते हैं तो W1 जो है इसके अंदर 1 वाटमीटर जो है वो दूसरे की क्या करता है, ऋणात्मक रीडिंग शो करता है। तो बच्चों ये 0.5 से कम आएगा, तो 0.5 से कम जो है उसमें 1 वाटमीटर का पाठ्यांक जो होगा वो बच्चों क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, 2 वाटमीटर से प्राप्त पाठ्यांक से tan थीटा बराबर है। तो बच्चों वहां से आपने देखा था कि जब हमने इसका 2 वाटमीटर मेथड से कोस फाई बराबर निकाला था तो tan इनवर्स W2 माइनस W1 बाई W1 प्लस W2 था ना। तो यहां से जब मैंने tan थीटा पूछा है तो बच्चों यहां से tan थीटा क्या हो जाएगा, तो मेरे को एक बात बताइए, √3 W1 माइनस W2 डिवाइड W1 प्लस W2। तो बच्चों ये हो जाएगा, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि जो आपका tan इनवर्स था इसके अंदर कोस इनवर्स tan इंटू √3 और उसके बाद वैल्यू थी। तो जब tan थीटा पूछा है तो इसका मतलब आपका √3 W1 माइनस W2 डिवाइड W1 प्लस W2। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, स्टार संयोजन में फेज धारा और लाइन धारा का संबंध है। तो स्टार संयोजन के अंदर मैंने बताया था क्या होता है, स्टार संयोजन में VL बराबर होता है √3 VP के और IL जो होता है वो IP के बराबर होता है। तो यहां पर उसने धारा का पूछा है तो IL बराबर IP
तो यहां पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन। ये भी गलत हो जाएगा बच्चों, ये भी गलत और ये भी गलत। तो आईएल बराबर आईपी। स्टार संयोजन के अंदर लाइन धारा और फेज धारा दोनों क्या होती है? बराबर होती है। नेक्स्ट, डेल्टा संयोजन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का संबंध है। जो डेल्टा संयोजन है उसमें फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का क्या संबंध है? तो मैं आपको बता देता हूं कि डेल्टा संयोजन में होता क्या है। डेल्टा संयोजन, तो डेल्टा संयोजन के अंदर बच्चों VL जो होता है वो VP के बराबर होता है। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो वोल्टेज ही तो पूछी है। डेल्टा संयोजन के अंदर VL VP के बराबर होता है और IL जो होता है वो √3 IP के बराबर होता है। तो यहां से आपका पूछा क्या गया है? वोल्टेज का संबंध। तो VL बराबर VP, मतलब लाइन वोल्टेज किस वोल्टेज के बराबर होती है? फेज वोल्टेज के। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के बराबर होती है। तो बच्चों यहां पर आपको आंख बंद करके √3 मत लगा देना, क्योंकि डेल्टा संयोजन के अंदर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है और लाइन धारा जो होती है वो फेज धारा की √3 गुना होती है। तो यहां से अगर आईपी पूछता तो मेरा आईपी क्या निकल के आता? IL बाय √3। तो ये क्या आ जाता? ये फेज धारा आ जाती। परंतु हमसे क्या पूछा गया है? वोल्टेज का केस। तो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। ये नोट करिए। हाँ जी, हो गया नोट। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब यहां पर उसने क्या पूछा है? उसने पूछा गया है भैया 2 वाटमीटर जो विधि होती है उसमें वाटमीटर W1 और W2 की इकाई, मतलब इकाई शक्ति का मतलब क्या होता है? यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर जिसको बोलते हैं इकाई शक्ति गुणांक पर स्थिति होगी। तो बच्चों हमने टेबल के अंदर आपको बताया था कि यूनिटी पावर फैक्टर कब होता है? जब आपका एंगल और यहां कोस फाई और यहां पर W1 और W2 का संबंध है ना। तो बच्चों एक बात बताइए यहां पर कि फाई जब 0 था तो कोस 0 क्या था? 1, मतलब इकाई, और संबंध क्या था? दोनों बराबर रीड कर रहे थे, W1 बराबर W2, यह था ना। और दूसरे केस की बात करूं, थीटा जब मैं फाई 30 रख रहा था तो यहां पर कितना आया? 0.866। और यहां पर रिलेशन क्या आया था? W1 रीड कर रहा था दूसरे वाटमीटर का डबल, तो W1 बराबर 2W2। और जो तीसरा था वो क्या था? तो 30 के बाद मैंने रखा था 60, तो 60 पर आपको पता है 0.5 होता है। तो इसमें W1 तो रीड कर रहा था 1, पर 1 जो है वो W2 क्या कर रहा था? 0 रीड कर रहा था। और अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं 90 डिग्री पर, तो कोस 90 क्या होता है? 0। तो यहां से क्या होता था? W1 जो है और एक W2 जो है उसका ऋणात्मक पाठ्यांक उस पर रीड कर रहा था। मतलब एक वाटमीटर है वो नेगेटिव शो करेगा और एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव बच्चों कब शो करता है? जब उसका 90 डिग्री से ज्यादा कोण चला गया था। जैसे हमने कोस 30 प्लस फाई लिखा था, तो 30 प्लस 90 120, और कोस 120 बच्चे आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पता चलता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता ही नहीं है, तो माइनस आ जाता है। वो आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पर हमारे जो है वो सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं। देखिए कैसे। उसने क्या पूछा था कि W1 और W2 की इकाई शक्ति गुणांक, इकाई शक्ति गुणांक आपका ये था, तो इसके ऊपर क्या स्थिति थी? तो W1 किसके बराबर था? W2 के। मतलब जो वाटमीटर 1 की रीडिंग है वो वाटमीटर 2 की रीडिंग के बराबर होगी। तो इसमें ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता था कि 2 वाटमीटर विधि में अगर पहला वाटमीटर 100 वाट रीड कर रहा हो और दूसरा वाटमीटर भी 100 वाट की रीडिंग दिखा रहा हो, तो उस स्थिति पर पावर फैक्टर का मान होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इकाई। तो इकाई मतलब यूनिटी, और यूनिटी कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाता? इकाई आ जाता। और अगर मैं ये कहता यहां पर देखिए, अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके भी बताऊं तो क्या होता है।
तो जैसे अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल इसका बताऊं, W1 जैसे W1 भी 100 और W2 भी 100, ठीक है ना भाई, 100 रीड करेगा। और इसके अंदर क्या है, W1 आपका मान लो 100 वाट, तो W2 कितना करेगा 50 का डबल 100, तभी तो देखो 2 इंटू W2, 2 इंटू 50 100 हो गया ना। और इसके अंदर W1 तो कुछ भी रीड करेगा, पर W2 क्या रीड करेगा 0। और इसके अंदर अगर मैं W1 की बात करता हूं 100 वाट, तो W2 कितना -100 वाट। तो इस तरीके से ये चारों एग्जाम्पल लेके आपको बताए हैं। तो एग्जाम्पल पर भी क्वेश्चन बन जाता है कि एक वाट मीटर 100 वाट रीड कर रहा हूं, दूसरा 50, तो क्या होगा, तो आपको पता है cos 30 0.866 पावर फैक्टर होगा। और अगर W1 रीड कर रहा है, एक वाट मीटर 0 रीडिंग कर रहा है, तो 0.5 पावर फैक्टर हो जाएगा। एक W1 100 वाट रीड कर रहा है, W2 -100 वाट रीड कर रहा है, तो आपका पावर फैक्टर मतलब कितना हो जाएगा 0। अब 0 क्यों हो गया, क्योंकि 90 cos 90 क्या होता है 0। और ये माइनस अगर पूछ लेना कि 2 वाट मीटर विधि में 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक दिखा रहा हो, तो क्या वजह है इसकी, तो आप कहोगे इसके अंदर जो कोण है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। और ज्यादा होने की वजह से देखो होता क्या है, cos 30 + phi होता है, ठीक है। जब हम इसका फेजर लेते हैं ना, तो बच्चों वहां से एक वैल्यू निकल के आती है √3 VP/IP, और ये W2 की वैल्यू होती है। W1 में 30 माइनस आ जाता है, तो जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं ना, √3 VP/IP cos 30 + 90, तो cos 30 + 90 क्या होता है cos 120। अब सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी छोड़िए। cos 120 अगर बात करें, तो cos 120 को हम लिख सकते हैं cos 180 - 60, cos 180 - 60 हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री के चतुर्थांश की बात करें, तो cos 180 जो है उसके ऊपर पैरामीटर तो चेंज होता नहीं है, तो क्वाड्रेंट आपका क्या 180 सेकंड वाला है, और सेकंड वाला होता है साइन कोसेक का, तो कोस का तो है नहीं, तो माइनस का आ जाएगा, तो -cos 60, ठीक है ना। अब माइनस की वैल्यू आ गई, इसका मतलब 1 वाट मीटर जो है वो ऋणात्मक पाठ्यांक दिखाएगा ही दिखाएगा, इसलिए बोला जाता है। तो आपका जो आंसर है वो क्या कहोगे कि इसका जो फेजर कोण है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, इसलिए 1 वाट मीटर का पाठ्यांक ऋणात्मक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है, स्टार संयोजन में यदि फेज वोल्टेज का मान 180 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज का मान होगा। अब इसने वैल्यू दे दी, देखो इसने क्या बोला है कि फेज वोल्टेज, अगर फेज वोल्टेज है तो किसका मान दे रखा है वीपी का, फेज वोल्टेज मतलब वीपी, तो वीपी का मान इसने दे रखा है 180 वोल्ट, 180 वोल्ट दे रखा है। और लाइन वोल्टेज इसने पूछी है, लाइन वोल्टेज मतलब VL पूछी है उसने। और कनेक्शन कौन सा है, स्टार संयोजन। तो स्टार संयोजन के अंदर मेरे को एक बात बताइए कि स्टार संयोजन के अंदर होता क्या है। तो स्टार संयोजन के अंदर बच्चे VL बराबर होता है √3 VP और IL बराबर होता है IP, ये मैंने आपको बताया था क्लास में। तो मेरे को तो वोल्टेज वाला देखना है ना, तो VL बराबर √3 VP, तो VL बराबर होता है √3 VP, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो VL मुझे निकालना है, तो VL बराबर क्या हो जाता है √3, और VP का मतलब फेज वोल्टेज का मान कितना है 180, तो मतलब मैं कह सकता हूं 180 √3 वोल्ट, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 180 √3 वोल्ट आ जाएगा ना, तो 180 ये आपका 180 √3 वोल्ट मतलब डी ऑप्शन आ जाएगा। सी ऑप्शन में 180 बटा √3 है बच्चों, ये ध्यान रखना, डी ऑप्शन आपका सही है, 180 √3 वोल्ट बोला गया है, तो मैंने लिख दिया 180 √3 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि लाइन फेज वोल्टेज 180 दी हुई है, लाइन वोल्टेज निकालनी है, और स्टार संयोजन के अंदर VL बराबर होता है √3 VP
और IL IP के बराबर होता है। तो मैंने क्या लिखा, VL बराबर √3 VP, VL बराबर √3 और VP क्या थी, फेज वोल्टेज, और फेज वोल्टेज यहां पर 180 है। तो VL का मान कितना आ गया, 180 √3 वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों जब भी ऐसा मान दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, अगर लाइन वोल्टेज 180 दे देता, अगर मैं इसी के अंदर कहता कि लाइन वोल्टेज 180 है तो फेज वोल्टेज कितनी होगी, तो बच्चों फिर आप क्या करते, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता। अगर मैं यहां से कहता कि लाइन वोल्टेज 180 वोल्ट है और VP निकालिए, तो आपको पता है कि VL बराबर होता है √3 VP। तो VP बराबर क्या हो जाता, VL बाय √3, ये हो जाता ना। तो यहां से मैं VP निकालता तो VL 180 और बाय √3, तो 180 बाय √3 आ जाता मेरा कौन सा, फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज जो है अगर पूछता तो 180 बाय √3, तो मेरा ये C ऑप्शन आता। तो बच्चों आंख खोल के देखना पड़ेगा कि निकालना क्या है, इसमें VL निकालना था तो VL होता है √3 VP और VP होता है VL बाय √3, तो VL बाय √3, ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, डेल्टा संयोजन में यदि फेज धारा का मान 10 एम्पियर है तो लाइन धारा का मान क्या होगा। तो डेल्टा कनेक्शन है तो फेज धारा इसने बोली है, फेज धारा मतलब कौन सी है, IP। तो IP इसने बोल दिया है कि 10 एम्पियर है, ठीक है ना। और पूछा क्या इसने, लाइन धारा। तो लाइन धारा क्या होती है, IL का मान इसने पूछा है। तो अब आपके पास बच्चे संयोजन कौन सा है, ये आपका डेल्टा संयोजन है। तो मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा संयोजन में होता क्या है। तो मैंने साइड में लिख लिया है कि डेल्टा संयोजन के अंदर होता क्या है, IL जो है वो √3 IP के बराबर होता है और VL जो होता है वो VP के बराबर होता है। जब मुझे इतना पता है तो मैं क्या करूंगा, यहां से मेरे को धारा वाला केस चाहिए, तो IL बराबर √3 IP। अब यहां से आपको पूछा क्या गया है, लाइन धारा का मान चाहिए, तो लाइन धारा IL चाहिए और IP आपको दे रखा है, तो निकाल दीजिए IL। तो IL बराबर √3 IP, फेज धारा कितनी है, 10 एम्पियर। तो बच्चों यहां से IL आपका कितना आ गया, 10 √3 एम्पियर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां से मेरा IL निकल गया है लाइन धारा, तो 10 √3 मेरा बच्चे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आपको देखना क्या है, इसके अंदर फेज धारा दी गई है 10 एम्पियर, मतलब IP का मान दिया गया है, और पूछा क्या था, IL मतलब लाइन धारा। तो बच्चों डेल्टा संयोजन के अंदर IL बराबर होता है √3 IP और VL किसके बराबर होता है, VP के बराबर। तो मेरा जो केस था वो आपका करंट का था, तो मैंने लिखा IL बराबर √3 IP और यहां से मेरे को लाइन धारा ही चाहिए थी। तो √3 IP का मान कितना है, 10 एम्पियर। तो IL बराबर आ गया 10 √3 एम्पियर, आपका आंसर। तो बच्चों इसके अंदर यह ध्यान रखना है, अगर इसके अंदर वो लाइन धारा देके फेज धारा पूछता तो IP बराबर क्या हो जाता, IL बाय √3 हो जाता, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करके बताया था। तो इसका आप खासकर ध्यान रखिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो कह रहा है कि 2 वाट मीटर विधि में यदि W1 मेरा 100 वाट है और W2 मेरा 50 वाट है तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। अगर एक बात बताइए कि मेरा जो है वो W1 है वो मेरा 100 वाट है, ठीक है, और W2 मेरा जो है वो है 50 वाट, ठीक है ना। जब मेरा पावर फैक्टर 0.866 था और मैंने फाई बराबर जब क्या रखा था, फाई बराबर मैंने रखा था 30 डिग्री, तो मेरा जो पावर फैक्टर है वो कितना आ गया था 0.866, और 0.866 जब मेरा पावर फैक्टर आ गया तो मुझे पता है कि इसकी कंडीशन होती है W1 बराबर 2W2। तो यहां पर अगर देखिए तो W1 कितना है 100 और बराबर में 2 इंटू W2 कितना है 50, तो 100 बराबर 100 मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। तो बच्चों यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरी जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी W1 बराबर 2W2।
तो W1 बराबर 2W2, इसने तो कुछ पूछा ही नहीं, सीधा ही पूछा था कि पावर फैक्टर क्या होगा, तो 0.866। तो बच्चों ये लास्ट वाला जो है ना, ये 0.566 नहीं, कभी होता ही नहीं है, तो 0.866 है, ठीक है ना, क्या है 0.866, तो इसको आप 8 कर लीजिए, 0.866। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे मेरे, बी ऑप्शन। तो कोस 30 जो होता है, फाई 30 है और पावर फैक्टर क्या होता है, कोस फाई। तो कोस 30 क्या होता है 0.866, जिस पर हमारा W1 और W2 का संबंध क्या होता है, पहले वाटमीटर की रीडिंग होती है वो दूसरे की डबल होती है, तो W1 बराबर 2W2। यहां पर देखिए W1 100 था और W2 50 था, 50 का डबल 100, तो इसका मतलब W1 बराबर 2W2 कंडीशन सेटिस्फाइड। तो कोस 30 0.866 आपका क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर। नेक्स्ट, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, यदि 2 फेज 3 तार सिस्टम प्रणाली हो तो पावर मापने के लिए कितने वाटमीटर की आवश्यकता होगी। एक बात बताइए, यहां पर 3 फेज 3 तार, ठीक है ना, ये सिस्टम है, 3 फेज 3 तार, या इसके बीच में कोमा लगा लीजिए, ये प्रणाली है आपकी। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इसके अंदर न्यूट्रल पॉइंट है क्या, न्यूट्रल पॉइंट तो नहीं है, जितनी फेज है उतनी तार है। तो यदि, या फिर मैं कहूंगा इस प्रणाली में पर्सन में दी गई प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, न्यूट्रल बिंदु नहीं है, इसलिए जितने फेज होंगे उससे एक कम फेज होता है n, ठीक है, तो एक कम वाटमीटर की आवश्यकता होगी, उससे एक कम वाटमीटर की आवश्यकता होगी। और ये बच्चों कौन सा थ्योरम बोलता है, ब्लोंडल थ्योरम बोलता है। तो यहां पर आपके पास है क्या, देखिए आपके पास 3 फेज 3 तार सिस्टम है, मतलब 3 फेज 3 वायर। तो यहां पर न्यूट्रल पॉइंट तो है नहीं, और न्यूट्रल पॉइंट नहीं है तो फेज 3 है, तो उससे एक कम, तो 3 - 1 कितने हो गए, 2 वाटमीटर। तो इसकी जो पावर मापने के लिए हमने कितने वाटमीटर यूज करने होंगे, 2 वाटमीटर। अगर बच्चों 3 फेज 4 तार होता तो न्यूट्रल पॉइंट भी होता, और न्यूट्रल पॉइंट होता तो मैं जितने फेज है उतने ही वाटमीटर यूज करता, मतलब 3 वाटमीटर। तो यहां पर ये मैंने जो बोला गया है, क्या बोला है, पर्सन में दी गई प्रणाली में न्यूट्रल बिंदु नहीं है, इसलिए जितने फेज होंगे उसे एक कम वाटमीटर की आवश्यकता होगी। और दूसरी लाइन इसकी यह बनती है कि अगर न्यूट्रल बिंदु है तो जितने फेज होंगे उतने ही वाटमीटर की आवश्यकता पावर मापने के लिए पड़ेगी। तो ये मैंने ब्लोंडल थ्योरम के अंदर क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है, वहां पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर वो भी सिस्टम है, देखिए 3 फेज 3 तार था यहां पर 2 फेज 3 तार था। तो बच्चों 3 फेज 3 तार, ठीक है ना। और एक बात बताइए कि यहां पर 2 फेज 3 तार था, तो यहां पर 2 फेज लिखना पड़ेगा ना बच्चों, यहां पर अपने 3 फेज लिख दिया ना, यहां पर 2 फेज, ये ध्यान नहीं दिया, 2 फेज। अगर 2 फेज होगा तो 2 - 1 कितने वाटमीटर चाहिएंगे। तो यहां पर एक बात बताइए, ये आपका 2 फेज है और 3 तार प्रणाली है, तो संतुलित है या असंतुलित, असंतुलित, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट है, तो इसके अंदर न्यूट्रल पॉइंट है। तो बच्चों जितने फेज हैं उतने ही वाटमीटर चाहिए, तो 2 का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक लाइन और ऐड कर देते हैं ताकि तुम्हें कोई डाउट ना हो। और यदि न्यूट्रल बिंदु है, न्यूट्रल बिंदु है तो
जितने फेज होंगे उतने ही वाटमीटर चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर फेज कितने हैं, 2, तो वाटमीटर तो 2 ही चाहिएंगे, परंतु ये 2 फेज 3 तार था, ना कि 3 फेज 3 तार जो हमने लिखा। तो अब जो नेक्स्ट है वो अपने आप सोल्व हो गया, हमने ये बता दिया था, है ना। तो यहां पर देखिए 3 फेज 3 तार, अब ये इसके अंदर न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, क्योंकि 3 फेज 3 वायर है, तो इसके अंदर कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। और न्यूट्रल पॉइंट नहीं है तो बच्चों उसके अंदर क्या होता है, जिस सिस्टम के अंदर या जिस प्रणाली में न्यूट्रल बिंदु नहीं होता है उसके अंदर जितने फेज होते हैं उससे एक कम वाटमीटर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर n आपके हैं 3, तो वाटमीटर की आवश्यकता कितनी होगी, वाटमीटर की आवश्यकता तो n-1, तो n कितना है 3, तो 3 - 1 मतलब 2 वाटमीटर, तो 2 वाटमीटर की आवश्यकता होगी इसके अंदर पावर को मापने के लिए। तो बच्चों जब आपका न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता तो n-1, और जब आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है तो कितने फेज चाहिए, कितने वाटमीटर चाहिए, जितने फेज है n। तो ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रल पॉइंट नहीं था तो जितने फेज उससे एक कम तो 2, और इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर न्यूट्रल पॉइंट था तो जितने फेज उतने वाटमीटर। ये कौन सी थ्योरम बोलती है, ब्लोंडल थ्योरम बोलती है, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपको मैंने 3 फेज सिस्टम बहुकलीय प्रणाली के पूरे तो आपको टर्म्स बताए, उसके बाद सारे वाटमीटर के प्रकार बताए, उसके बाद बैलेंस लोड अनबैलेंस लोड पूरा अच्छे से बताया, उसके बाद आपको प्रश्नोत्तरी करवाई उसकी। अब आपका थोड़ा सा ये बनता है कि आप इनके क्वेश्चन को करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। तो मेरी तरफ से बच्चों 3 फेज सिस्टम खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, तभी पता चलेगा कि आपको कितना मजा आ रहा है। और अपने जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जिसने ITI कर रखी है, तो उनको आप ये बोलना है सिर्फ कि YouTube चैनल पर dlife.fun लिखकर वहां से ITI की डेमो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद dlife ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो गूगल पे जाकर और प्ले स्टोर पे जाकर dlife.fun के नाम से, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा जानकारी करने के लिए विजिट कर सकते हो वेबसाइट पे www.dlife.fun पर, ठीक है ना। तो वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ITI के अलावा और भी जितने कोर्सेज है उसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ओके बच्चों, तो मैं बहुत जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।